हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अक्टूबर फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारी डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अक्टूबर फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स अपने एक साथ कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाएंगे, केवल यही कोर्स आपके इनफ रहने वाला है और वो भी 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। और मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल ये हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम रहा है ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशंस, आवर वेलबींग एंड आवर राइट्स। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये भी 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। बाथुकम्मा फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बाथुकम्मा महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना में बाथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसने हाल ही में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्टैब्लिश किए हैं और ये जो इवेंट है ये सरूर नगर स्टेडियम हैदराबाद में हुआ है, जहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। पहला रिकॉर्ड तो है कि लार्जेस्ट बाथुकम्मा फ्लोरल डेकोरेशन किया गया है, फूलों से सजाया गया है। लगभग 7 टन्स फ्लावर इसमें यूज़ किए गए हैं। एक गुलदस्ता टाइप बनाते हैं इसमें। 63.11 फीट हाई है और 11 फीट वाइड है। दूसरा रिकॉर्ड है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वेमेन ने परफॉर्मेंस दी है। 1354 वेमेन ने परफॉर्मेंस दी है। बाथुकम्मा का मतलब होता है द फेस्टिवल ऑफ लाइफ। 9 डेज तक मनाया जाता है। इसके बाद फिर बोडेम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि 7 दिन तक चलता है। जो बोडेम्मा फेस्टिवल है इसका मतलब होता है कि वर्षा ऋतु की समाप्ति हो चुकी है और जो बाथुकम्मा फेस्टिवल है इसका मतलब होता है शरद या शरद ऋतु की स्टार्टिंग हो चुकी है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, माफ़ कीजिएगा, इसमें ट्रांसलेशन गलती ये बने ना। हाँ, देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज EFTA कंट्रीज? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह EFTA देशों का है? ऑप्शंस हैं। ये जो इंग्लिश है ना इसको मैं चेंज कर दूंगा पीडीएफ में, ये गलती से प्रीवियस सेशन का लिखा गया है। देखिए, पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित से कौन सा EFTA देशों का सही समूह है। आपको बताना है कि EFTA कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। जो EFTA ग्रुप है ना उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने साइन किया है EFTA कंट्रीज के साथ। इसमें है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। मार्च 2024 में फाइनलाइज इसको किया गया था और अभी अस्तित्व में आ चुका है 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है, ये हिंदी वाला आप पढ़ेंगे। पीडीएफ में मैं इंग्लिश को इसको करेक्ट करके लिख दूंगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा इस गलती के लिए। भारत ऑलरेडी इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ कंक्लूड कर चुका है। अब ये है जो EFTA का मतलब क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो एक रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री ट्रेड एरिया है, जिसमें 4 यूरोपियन स्टेट्स आते हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। India's first fleet of electric heavy trucks with swappable batteries was launched at which port terminal?
स्वैपेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक भारी ट्रकों का भारत का पहला बेड़ा किस बंदरगाह टर्मिनल पर लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है नवा सिवा पोर्ट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया का फर्स्ट फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक्स जिनमें स्वैपेबल बैटरीज हैं, इनको नवा सेवा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी नवी मुंबई महाराष्ट्र में हरी झंडी दिखाई है। दिस ऑल्सो मेड JNP यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी विद द लार्जेस्ट EV ट्रक फ्लीट इन एनी ऑफ इंडिया पोर्ट्स बोस्टिंग सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। जो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसे GNPT बोलते हैं, नवा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में, मुद्रा पोर्ट गुजरात के बाद। Where was the 29th Conference of Central and State Statistical Organizations held? केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 29वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है चंडीगढ़। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज किया है चंडीगढ़ में। और इस जो ये पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ इसका थीम रहा स्ट्रेंथनिंग लोकल लेवल गवर्नेंस। इस मौके पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इन्होंने 2 पब्लिकेशंस भी लॉन्च किए हैं। एक तो है चिल्ड्रन इंडिया 2025, दूसरा है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया वॉज हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली? विश्व खाद्य भारत का कौन सा संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 4th एडिशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का 4th एडिशन इनोग्रेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा। थीम रहा है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर इनोग्रेटेड? भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है धरकल, गोवा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर को इनोग्रेट किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धरकल, गोवा में। पहली तरह का ये इंस्टीट्यूट है भारत में और जितने भी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिकल सिस्टम्स हैं उन सबको यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। जो ये इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर है, ये उन मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर्स में से है हमारे देश में जहाँ पर आयुर्वेदा, योगा, फिजियोथेरेपी, डाइट थेरेपी, पंचकर्मा, मॉडर्न ऑन्कोलॉजी, इन सभी की सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रयास जो एक इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर है इसको भी अनवील किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गोवा में ही। Which states cold desert biosphere reserve was recently included in UNESCO's World Network of Biosphere Reserves? हाल ही में किस राज्य के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश। देखिए, हाल ही में यूनेस्को का जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल मैन एंड द बायोस्फीयर है, इसका 37वां सेशन हुआ है। यहाँ पर भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 26 न्यू साइट्स इंक्लूड की गई हैं इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इसी के साथ भारत की ओर से जो एंट्रीज हैं इस वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में 13 हो चुकी हैं। पहले 12 थी, अब 13 हो चुकी हैं। अच्छा, एक जो ये साओ टोमो एंड प्रिंसिपे है, ये एक सेंट्रल अफ्रीकन आइलैंड नेशन है, तो ये पहला इस तरह का देश बना है इसे पूरी टेरिटरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। जो ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है इसको 1976 में लॉन्च किया गया था और यूनेस्को का जो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसको 1971 में लॉन्च किया गया था, यूनेस्को से संबंधित है। द MOU between the Department of Post and Indian Institute of Packaging aims primarily to promote sustainable packaging practices. डाक विभाग और भारतीय पैकेजिंग संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ाना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रैक्टिसेस। तो सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए, पोस्टल सर्विस एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए पार्सल डायरेक्टरेट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। इस एग्रीमेंट के तहत जो IIP है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, ये कॉम्प्रहेंसिव पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, जैसे एक्सपर्ट पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा इंडिया का जो पोस्ट पार्सल सर्विस है, ताकि वो और उत्तम क्वालिटी का हो सके। What does SODAR stand for? SODAR का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
सोडार साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम फैसिलिटी, जिसे डिजाइन एंड डेवलप किया गया है CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली में। किसके द्वारा? डॉक्टर M रविचंद्रन जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, और डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा जो कि डायरेक्टर जनरल है मेट्रोलॉजी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है यहाँ पर एक CSIR AMPRI और IMD के बीच में, जिसका मतलब है सोडार सिस्टम डेटा को शेयर करना across various locations for forecasting, validation and research initiatives. What was the amount of penalty imposed on first cry by the Central Consumer Protection Authority? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा फर्स्ट क्राई पर कितना जुर्माना लगाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2 लाख रुपीस। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में, यानी कि फर्स्ट क्राई पर, क्योंकि इन्होंने फॉल्स और मिसलीडिंग प्राइस रिप्रेजेंटेशन किया है अपनी एप्लीकेशन पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 10, 20 और 21 के तहत ये ऑर्डर पास किया गया है। तो एक यूज़र ने कंप्लेन किया था कि पहले जो ये MRP दिखा रहे हैं उसमें लिखा है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, यानी कि सभी टैक्सेस में इंक्लूड है, लेकिन जब हम जब चेकआउट की स्टेज पर आते हैं, जब चेकआउट करते हैं तो एडिशनल GST इस पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के फॉल्स एंड मिसलीडिंग प्राइस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए इन पर फाइन लगा है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द कोर वर्किंग ग्रुप ऑन कॉर्पोरेट अफेयर्स एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस? कॉर्पोरेट मामलों और पर्यावरण, सामाजिक और शासन पर कोर वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है, इसने एक कोर वर्किंग ग्रुप बनाया है कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस पर, जिसकी चेयरमैनशिप कर रहे हैं ज्ञानेश्वर कुमार सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल एंड CEO हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। ग्रुप हैज बीन फॉर्म टू फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशंस एंड डिसीजन मेकिंग on matters relating to corporate disclosures and governance in alignment with global practices and national priorities. Which edition of the Global Food Regulator Summit was held at Bharat Mandapam, New Delhi? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है 3rd एडिशन, ऑप्शन बी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने 3rd एडिशन को लॉन्च किया है ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 का 3rd एडिशन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है, और इसका थीम रहा इस समिट का इवॉल्विंग फूड सिस्टम्स यथा अन्नम तथा मना। वेयर विल द 2nd WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन बी हेल्ड? पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके तहत 2nd WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन ये को होस्ट करेगा भारत। थीम रहेगा रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबींग। ये समिट न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी 17 से 19 दिसंबर 2025 के बीच में। द MOU बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया प्राइमरली टारगेट्स दूरसंचार विभाग और वित्तीय खुफिया इकाई भारत के बीच समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य? राइट आंसर ऑप्शन डी है मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज इन साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो देखिए इंडिया की जो फाइट है अगेंस्ट मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज इन साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, उसमें जो टेलीकॉम रिसोर्स यानी कि फ़ोन नंबर का जो गलत फ़ायदा उठाते हैं, OTP का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उसी को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स इंडिया इन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसके जरिए दोनों ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगे एक दूसरे के साथ। ये MOU साइन किया गया संजीव कुमार शर्मा जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं AI एंड डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU में ठीक है, और अमित मोहन गोविल जो कि डायरेक्टर हैं FIU इंड के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के नए प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मनीषा वर्मा। तो मनीषा वर्मा न्यू प्रेस सेक्रेटरी होंगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की, अजय सिंह को सक्सीड कर रही हैं। कनाड दास इज द फर्स्ट स्पेशलिस्ट इन विच फील्ड टू हेड द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कनाड दास भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का नेतृत्व करने वाले किस क्षेत्र के पहले विशेषज्ञ हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है कनाड दास।
एकनाथ दास जो है ना, ये पहले माइकोलॉजिस्ट हैं जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड बनाए गए हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आता है, और ये 13th डायरेक्टर होंगे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और एक्सपर्ट हैं ये टैक्सोनॉमी ऑफ फंगाई में। माइकोलॉजिस्ट क्या होता है? जिसका स्पेशलाइजेशन फंगाई के स्टडी में हो, जैसे मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, यीस्ट हो गया, उसको बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। Who has assumed charge as the new Director General of the National Cadet Corps (NCC)? राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं नेशनल कैडेट कोर्प्स (NCC) के, और इस पोस्ट पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को ये सक्सीड कर रहे हैं। जो एनसीसी है इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का यूथ विंग है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स वॉलंटरी बेसिस पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। हु इज शिरीष चंद्र मुर्मू रिप्लेसिंग एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी जगह ले रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है एम राजेश्वर राव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिरीष चंद्र मुर्मू जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, इन्हें डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है 3 साल के पीरियड के लिए। 9 अक्टूबर 2025 से इनकी ज्वाइनिंग होगी, और इस पोजीशन पर ये एम राजेश्वर राव को रिप्लेस कर रहे हैं। करंट डिप्टी गवर्नर्स की बात करें तो कौन कौन है? एक तो शिरीष चंद्र मुर्मू होंगे अब, और टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे एंड पूनम गुप्ता। In which Indian state was the 2-day Blue Economic Conclave held? 2 दिवसीय ब्लू इकोनॉमिक कॉन्क्लेव किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो 2 दिन तक चलने वाली ब्लू इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया है केरल में। 29 यूरोपियन कंट्रीज ने इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया है। इस कॉन्क्लेव का टाइटल रहा ब्लू टाइड्स, 2 शोर्स, 1 विजन। तो केरल का जो फिशरीज डिपार्टमेंट है यूनियन गवर्नमेंट एंड यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन इंडियन ओवरसीज बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 31.80 लाख रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31.80 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है इंडियन ओवरसीज बैंक पर, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, उनका अनुपालन या उनका कंप्लायंस नहीं किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। बाकी किस धाराओं में लगाई है वो भी आप देख सकते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की किन धाराओं में ही लगाया गया है। हु रिसीव्ड द नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा दिए जाते हैं, और राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए हैं। 12 अवार्ड्स टोटल दिए गए हैं, जिनमें 9 इंडिविजुअल को दिए गए हैं, 3 टीम अवार्ड्स हैं, और टोटल 20 जियो साइंटिस्ट हैं जिन्हें सम्मानित किया गया इन अवार्ड से। तो अवार्ड की कैटेगरीज 3 हैं। पहले है नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये 1 पर्सन को दिया गया है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड ये 10 लोगों को दिया गया है। नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड ये भी 1 पर्सन को दिया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है सुशोभन नियोगी को। वेयर इज द प्रिंसिपल बेंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल लोकेटेड? वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने न्यू दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जी स्टेट को लॉन्च किया है। ये एक स्टैट्यूटरी अपीलेट बॉडी है जिसकी स्थापना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के तहत की गई थी, और जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं जीएसटी अपीलेट अथॉरिटीज़ के द्वारा, उनके अगेंस्ट जो भी पार्टी है वो अपना केस कर सकती है या फिर अपनी अपील कर सकती है। एक तरह का इंडिपेंडेंट फोरम है जहाँ पर टैक्स पेयर्स को जस्टिस मिल सकता है। इसकी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है, और 31 स्टेट बेंचेस हैं
45 लोकेशंस पर। हर एक बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, 1 टेक्निकल मेंबर और 1 टेक्निकल मेंबर स्टेट से, 1 टेक्निकल मेंबर सेंटर से। इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड टू पार्ट सेकंड ऑफ विच यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। भारत को संयुक्त राष्ट्र की किस विशेष एजेंसी के भाग सेकंड में पुनः चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आईसीएओ। भारत को काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ, जो कि स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है, इसके पार्ट सेकंड के लिए रिलेक्ट किया गया है। पार्ट सेकंड में वो स्टेट्स हैं जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं इंटरनेशनल सिविल एयर नेविगेशन की फैसिलिटीज़ के लिए। और ये इलेक्शन हुआ है मॉन्ट्रियल में, जहाँ पर भारत को री-इलेक्ट किया गया है। आईसीएओ असेंबली की बात करें, हर 3 साल में कन्वेन की जाती है। 193 सिग्नेटरी स्टेट्स हैं जो शिकागो कन्वेंशन के। 36 मेंबर आईसीएओ काउंसिल elected by 193 member state assembly serve as a governing body for 3-year term. What was the index of industrial production growth rate in August 2025? अगस्त 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन भी है 4%। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका क्विक एस्टिमेट हर महीने की 28वीं तारीख को दिया जाता है। आईपी ग्रोथ रेट अगस्त 2025 के लिए 4% रही है, जुलाई में ये 3.5% थी। 3 सेक्टर्स की अगर हम ग्रोथ रेट देखें, माइनिंग की तो 6%, मैन्युफैक्चरिंग की 3.8%, इलेक्ट्रिसिटी की 4.1% रही है अगस्त 2025 में। क्विक एस्टिमेट्स ऑफ आईपी ये 151.7 है 2025 में, जबकि अगस्त में 145.8 था। और बाकी माइनिंग 113.5, मैन्युफैक्चरिंग 151.6 और इलेक्ट्रिसिटी 221.1। हाउ लॉन्ग विल द आरबीआई's scheme for facilitating accelerated payout in operative accounts and acclaimed and deposits remain operational? आरबीआई की त्वरित भुगतान की सुविधा, निष्क्रिय खाते और दावा न की गई जमा योजना कब तक चालू रहेगी? राइट आंसर ऑप्शन है 1 ईयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेटेड पे आउट इन ऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट नाम से एक स्कीम अनाउंस की है। इसका ऑब्जेक्टिव है बैंक्स को इनकरेज करना कि जो भी ऐसे कस्टमर्स हैं या डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया है जबकि उनके पैसे उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, तो कोशिश की जाए कि वो अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करें और जो भी उनके अकाउंट में पैसा है उसे अपना ले लें, मतलब उसे निकाल लें, ठीक है, या फिर जो भी अमाउंट डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड में रखा हुआ है उस पर अपना क्लेम करें। स्कोप एंड कवरेज देखें तो ये सभी बैंक्स जो कि रजिस्टर्ड हैं डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड से, उनके लिए एप्लीकेबल है। ऑल इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड बैंक्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट ट्रांसफर टू डीईएफ फंड विच रिमेन अनसेटल्ड आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो जितने भी इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं जो बैंक्स में हैं जो चले नहीं हैं पिछले 10 साल से, और जो भी अनक्लेम डिपॉजिट है जिसे डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो सब इसमें कवर किए जा रहे हैं इस स्कीम में। 1 साल तक के लिए ये स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक। बाकी सबमिशन ऑफ क्लेम्स है, बैंक्स को सबमिट करना होगा अपना जो भी पे आउट क्लेम है क्वार्टरली बेसिस पर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस फंड को मैनेज किया जाता है। इसमें अनक्लेम डिपॉजिट्स रहते हैं जो भी बैंक्स द्वारा भेजे जाते हैं, और इसको स्टैब्लिश किया गया था आरबीआई द्वारा 2014 में। व्हाट वाज इंडियाज एक्सटर्नल डेट एट द एंड ऑफ जून 2025? जून 2025 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 747.2 बिलियन यूएस डॉलर। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ये 747.2 बिलियन डॉलर 2 बिलियन यूएस डॉलर रहा है जून 2025 के एंड में। और जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 18.9% रहा है जून 2025 के एंड में। 19.1 था ये मार्च 2025 के एंड में। शॉर्ट टर्म डेट टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेशियो ये घटा है, 19.4% रहा है जून 2025 के एंड में। यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है उसका, 53.8% शेयर है इसका। उसके बाद फिर इंडियन रुपी में जो हमारा डेट है
फिर येन में, एसडीआर में और यूरो में। और लोन्स, ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे एक्सटर्नल डेट के, 34.8% इसका शेयर है। उसके बाद फिर करेंसी एंड डिपॉजिट्स आता है, फिर ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस आता है, फिर डेट सिक्योरिटीज आता है। व्हाट इज द टोटल कॉर्पस एलोकेटेड फॉर द शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम? जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना के लिए आवंटित कुल धनराशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 24,736 करोड़ रुपए। आगे है इसमें ना, यूनियन गवर्नमेंट ने 69,725 करोड़ रुपए का एक पैकेज अप्रूव किया है ताकि इंडिया की जो शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम है उसको रिवाइटलाइज किया जा सके। 4 पिलर्स अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। एक तो है फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल डेवलपमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर ना, तो इसमें शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को भी एक्सटेंड किया जा रहा है 31 मार्च 2036 तक। टोटल कॉर्पस रहेगा 24,736 करोड़ रुपए। ये हमारे क्वेश्चन में था ना, ये तो इसका आंसर यहाँ पर है। तो जो भी शिप बिल्डिंग भारत में की जाती है उसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि भारत में शिप बिल्डिंग को बढ़ावा मिले। और नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन को भी स्टेब्लिश किया जाएगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड अप्रूव कर दिया गया है 25,000 करोड़ रुपए की लागत से। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराएगा शिप बिल्डिंग सेक्टर को। इसमें मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड है 20,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 49% पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड है 5,000 करोड़ रुपए का। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम है जिसकी बजटरी आउटले 19,989 करोड़ रुपए है। तो जो हमारी डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है उसको 4.5 मिलियन ग्रोस टन तक बढ़ाना है इसका उद्देश्य। द म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वाज रिसेंटली साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया। तो एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट साइन किया गया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यू दिल्ली में। इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपेडा, भारत की ओर से, और ऑस्ट्रेलिया की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। रिनाउंड कन्नड़ा राइटर डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा पास्ट अवे रिसेंटली। प्रसिद्ध कन्नड़ा लेखक डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का हाल ही में निधन हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो जाने माने कन्नड़ा राइटर रहे डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा, इनका निधन हो गया बेंगलुरु में, 94 साल के थे ये। इनका फुल नेम अगर हम देखें तो शांति शिवरा लिंगनय्या भैरप्पा। ठीक है, एक ओबिचुरी और देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर विजय कुमार मल्होत्रा, जो कि 5 टाइम लोकसभा एमपी भी रहे हैं दिल्ली से, इनका निधन हो गया 93 की एज में। लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, पार्टीशन के बाद फिर दिल्ली में सेटल हुए। विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन MOU विद IIM जम्मू फॉर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स? किस सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी ने कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए IIM जम्मू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए एक MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के साथ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम पर कोलैबोरेट करने के लिए। Which series won outstanding drama series at the 77th Emmy Awards? 77वें एमी अवार्ड्स में किस सीरीज ने उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन है द पिट। 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स ये पीकॉक थिएटर लॉस एंजलिस US में हुए हैं। और एडोलसेंस इसने जो है टोटल 6 मेडल्स जीते हैं इसमें, या 6 ट्रॉफीज जीती हैं। एमी अवार्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी टेलीविजन सीरियल्स हैं या सीरीज हैं उनको सम्मानित किया जाता है। विनर्स देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज द पिट, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो, आउटस्टैंडिंग लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज एडोलसेंस। लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज नो फाइल, लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज प्रिट लोहर, फिर लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज हैं, कॉमेडी सीरीज में फिर लीड एक्ट्रेस हैं, फिर लीड एक्टर है लिमिटेड सीरीज और मूवी में। ठीक है, इस तरह से कैटेगरीज हैं। कुछ सपोर्टिंग एक्टर वाले थे वो मैंने हटा दिए। ठीक है, केवल उतना ही माइंड में रखे जितना आप कर सके। और इसमें भी मैं आपको बताऊं, शुरू के जो ये ड्रामा सीरीज हैं, कॉमेडी सीरीज हैं, लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज है, केवल ये 3 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। ये सीरीज ही पूछी जाती है, इसमें लीड एक्टर वगैरह भी नहीं पूछते। ये लीड एक्टर हमारे में ही पूछते हैं अगर एग्जाम की बात करें।
जो जो भारतीय अवार्ड होते हैं, ठीक है, ये सब पूछे नहीं जाते, पर मैंने दे दिया आपको, एक बार देख लीजिएगा। विच टू कंट्रीज आर को होस्टिंग द 2025 आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन से दो देश 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की सह मेजबानी कर रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया एंड श्रीलंका। तो 2025 आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 30 सितंबर से शुरू हो चुका है, 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। ये 13th एडिशन है विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। इसको जॉइंटली होस्ट किया जा रहा है श्रीलंका और भारत के द्वारा। ये चौथी बार है जब भारत विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1978, 1997 और 2013 के एडिशंस को भी होस्ट कर चुका है, बल्कि जो श्रीलंका है वो पहली बार इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियंस है। लास्ट टाइम जब 2022 में ये वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 7वीं बार। इस वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम गुवाहाटी में हुई है भारत और श्रीलंका के मैच के साथ 30 सितंबर को। और भारत ने अब तक ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है, 47 साल से वेट में है भारत। क्रिकेट संबंधित एक और न्यूज़ देख लेते हैं। ये है मैन क्रिकेट संबंधित। तो भारत के जो लेफ्ट हैंडेड ओपनर है अभिषेक शर्मा, इन्होंने हाईएस्ट एवर रेटिंग प्राप्त किया आईसीसी मेंस टी20 बैटर रैंकिंग में। 931 पॉइंट्स पर ये पहुंच चुके हैं। इससे पहले हाईएस्ट जो रेटिंग थी वो डेविड मलान की थी 2020 में 919। हु वॉन द जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप रिसेंटली? हाल ही में जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती? राइट आंसर ऑप्शन भी है, कार्लोस एल्कराज। कार्लोस एल्कराज ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर जापान ओपन टेनिस फाइनल जीत लिया है। डबल टाइटल्स ह्यूगो नाइस और एजोर्ड रोजर वेसलिन ने जीता है। Who won the 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप इन गुंटूर आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पी इनियन। चेस की बात कर रहे हैं, ग्रैंड मास्टर पी इनियन, ये तमिलनाडु से आते हैं। इन्होंने 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप जीत ली है, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुई है। अनबीटन रहे ये इस टूर्नामेंट में। 6 लाख रुपए की इन्हें प्राइज मनी दी गई। Who has become the first person in history to reach a net worth of 500 billion US डॉलर्स? इतिहास में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एलन मस्क। तो एलन मस्क फर्स्ट पर्सन बने हैं हिस्ट्री में जिनकी नेटवर्थ 500 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। ऐसा फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स ट्रैकर में बताया गया है। टेस्ला एंड स्पेसएक्स के सीईओ हैं एलन मस्क और $500 बिलियन मार्क को इन्होंने क्रॉस कर लिया है। और इनकी जो संपत्ति है वो लैरी एलिसन जो कि को फाउंडर है ओरेकल से, उनकी संपत्ति से 150 बिलियन US डॉलर ज़्यादा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मस्क वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर बन सकते हैं 2033 तक। Who has become India's youngest billionaire according to the 14th edition of the M3M Hurun India Reach List 2025? M3M Hurun India Reach List 2025 के 14वें संस्करण के अनुसार भारत के सबसे युवा अरबपति कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अरविंद श्रीनिवास। मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली ये फिर से इंडिया के रिचेस्ट बन गए हैं। इनकी नेटवर्थ 9.55 लाख करोड़ रुपीस की है, ऐसा बताया गया है 14th एडिशन ऑफ M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में, जिसे M3M इंडिया ने हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जारी किया है। गौतम अडानी एंड फैमिली ये दूसरे पोजीशन पर है 8.14 लाख करोड़ रुपीस के साथ। रोशनी नादर मल्होत्रा चेयरपर्सन है SCL टेक्नोलॉजीज की, इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। रोशनी और इनकी फैमिली ने 3rd स्पॉट हासिल किया ओवरऑल रैंकिंग में 2.84 लाख करोड़ रुपीस के साथ। इंडिया की रिचेस्ट वुमेन भी है ये, केवल 44 साल की। 4th पोजीशन पर साइरस एस पूनावाला एंड फैमिली है। कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली 5th पोजीशन पर आते हैं। टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स की अगर हम बात करें हमारे देश में तो 350 को पार कर चुके हैं ऐसी संख्या। और जिनकी कलेक्टिव वेल्थ है ये 167 लाख करोड़ रुपीस है, भारत की GDP की लगभग आधी। अरविंद श्रीनिवास 31 साल के हैं, फाउंडर हैं परप्लेक्सिटी के, इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर हैं। इनकी फॉर्च्यून 21,190 करोड़ रुपए है। अगर हम यंगेस्ट इंडिविजुअल की बात करें तो वह है कैवल्य वोरा 22 साल के, को फाउंडर हैं जेप्टो के।
और इनके जो बिजनेस पार्टनर है आदित्य परिचा 23 साल, ये सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर है। मुंबई टॉप सिटी है बिलियनियर्स के लिए, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, 451 इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पर। और इसके बाद फिर न्यू दिल्ली है 223 बिलियनियर्स के साथ, बेंगलुरु 116 के साथ। सेक्टर वाइज देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लीड कर रही है 137 बिलियनियर्स के साथ, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फिर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। टोटल 101 महिलाओं को इस 2025 की लिस्ट में शामिल किया गया है। शाहरुख खान भी बिलियनियर क्लब में एंटर हो चुके हैं पहली बार। इनकी टोटल वेल्थ 12,490 करोड़ रुपए है। Which of the following is not listed as a recipient of the 2025 राइट लाइवलीहुड अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन 2025 राइट लाइवलीहुड पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग्रेटा थुनबर्ग। देखिए, राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिए गए हैं 4 लोगों या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब लोग भी हैं उसमें, पर्सन भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। तो जस्टिस फॉर म्यांमार, ये एक्टिविस्ट हैं, मतलब एक्टिविस्ट का ग्रुप है ये, जो बर्मा की जो मिलिट्री जनता है उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, कहाँ से उन पर पैसा आ रहा है, उसको ट्रेस करते हैं, एक्सपोज करते हैं। इन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। राइट लाइवलीहुड अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी इसको बोला जाता है। हर साल 4 लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जस्टिस, पीसफुल, सस्टेनेबल वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट किया है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी जर्मन स्वीडिश फिलैंथ्रोपिस्ट जैकोब वॉन उगुल के द्वारा। 2 लाख यूरो की प्राइज मनी इसमें दी जाती है। अदर विनर्स देखें, एक तो जस्टिस फॉर म्यांमार हो गया, दूसरे विनर है पैसिफिक आइलैंड्स स्टूडेंट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, तीसरे विनर है गुआम के ह्यूमन राइट्स लॉयर जूलियन एक्वन, और चौथे हैं ताइवानीज टेक्नोलॉजिस्ट ऑड्रे टैन। ठीक है, और सिविल वॉर और सूडान की इमरजेंसी रेस्पॉन्स रूम्स इनिशिएटिव। तो ये 4 हैं। द कोकराझार गेलेपुर रेल लिंक विल कनेक्ट भूटान विद विच इंडियन स्टेट? कोकराझार गेलेपुर रेल लिंक भूटान को किस भारतीय राज्य से जोड़ेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 रेल लिंक्स अनाउंस किए हैं। टोटल लेंथ देखिए 89 किलोमीटर रहने वाली है भारत और भूटान के बीच में। एक तो है कोकराझार गेलेपुर, दूसरा है बनारहाट सम्प से वेस्ट बंगाल। टोटल कॉस्ट रहेगी 4,033 करोड़ रुपए। तो पहली बार रेल कनेक्टिविटी लागू की जाएगी इंडिया और भूटान के बीच में। भारत लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भूटान का, और 5 मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भी दोनों देशों ने काम किया, जैसे चूका, ताला, मंगदेचू, कुरीचू, और हाल ही में पुनत सांगचू सेकंड। Which Indian firm has signed a strategic MOU with Samsung Heavy Industries for shipbuilding projects? किस भारतीय फर्म ने जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शिप बिल्डिंग एंड हैवी फैब्रिकेशन फर्म स्वाम डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया है सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज के साथ, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग शिप बिल्डर्स हैं। दोनों ही कंपनीज जॉइंटली एक्सप्लोर करेंगी कमर्शियल शिप बिल्डिंग और हैवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को, दोनों ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। तो ब्रॉड रेंज ऑफ वेसल्स, जिसमें टैंकर्स हैं, गैस कैरियर्स हैं, कंटेनर शिप्स हैं, स्पेशलाइज्ड शिप्स हैं, इनको बनाया जाएगा। Which country topped the medals table at the 11th ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित 11वें ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया। तो 11th एडिशन ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप ये डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ है। भारत ने मेडल टेबल को टॉप किया है 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ। AIL इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट ये सेकंड पोजीशन पर रहे, तीसरे नंबर पर इटली रहा है। Which 2 countries will co-host the first ever women's T20 World Cup cricket for the blind in November? नवंबर में पहली बार महिला T20 विश्व कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे? फिर से राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत ये फर्स्ट एवर विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इसको होस्ट करेंगे 11 से 23 नवंबर के बीच में। टूर्नामेंट की शुरुआत न्यू दिल्ली से होगी, उसके बाद फिर कुछ गेम्स बेंगलुरु में खेले जाएंगे, फिर कोलंबो में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएसए की टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट हेल्ड? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, दुबई। तो दुबई में 11th वर्ल्ड
ग्रीन इकोनॉमिक समिट को होस्ट किया गया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। थीम रहा इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। और वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन भी यहीं पर ही होस्ट किया गया है। Which country will launch the world's first nuclear power system with a closed fuel cycle by 2030? कौन सा देश 2030 तक बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है रशिया। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया वर्ल्ड की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सिस्टम को लॉन्च करेगा। इसमें क्लोज फ्यूल साइकिल होगी 2030 तक। तो इस सिस्टम में क्या होगा, जो भी फ्यूल स्पेंड किया गया 95% तक उसको रीयूज किया जा सकेगा, यानी कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको काफ़ी संख्या में कट कर दिया जाएगा और यूरेनियम डिमांड भी उससे थोड़ा ईज हो जाएगी। Which country's former president Nicolas Sarkozy has been sentenced to 5 years in jail after being found guilty of criminal conspiracy? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को आपराधिक साजिश का दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है फ्रांस। तो फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी, इन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इन्हें दोषी पाया गया है। इन्होंने कई मिलियंस ऑफ यूरोस की फंडिंग प्राप्त की है जो लेट लिबियन लीडर है कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, इनसे। इसी तरह की एक और न्यूज़ देख लेते हैं। फॉर्मर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्रेसिडेंट जोसेफ कबीला, इन्हें डेथ सेंटेंस दी गई है वार क्राइम्स एंड ट्रेजन के लिए। इन्होंने M23 जो एक रेबल ग्रुप है इस कंट्री में, इसे सपोर्ट किया था। Which Indian company signed an MOU with Etihad Rail to expand mobility sector collaboration in UAE? किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में गतिशीलता क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स लिमिटेड जो कि इंडिया की एक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फर्म है, इन्होंने MOU साइन किया है एतिहाद रेल के साथ मोबिलिटी सेक्टर में कोलैबोरेट करने के लिए यूएई और इंटरनेशनल मार्केट्स में। इस एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज किया गया ग्लोबल रेल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो राइट्स है वो कोलैबोरेट करेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी NICC के साथ, जो कि सब्सिडरी है एतिहाद रेल की। वेयर वॉज द 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है और विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। इस समिट को होस्ट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। Which two organizations are partnering to implement biomedical research career programs phase 3? बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम चरण 3 को लागू करने के लिए कौन से दो संगठन साझेदारी कर रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है DBT एंड वेलकॉम ट्रस्ट UK। यूनियन कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम फेज 3 को कंटिन्यू करने का अप्रूवल दे दिया है। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम और स्पेशल पर्पस व्हीकल इंडिया अलायंस के द्वारा। थर्ड फेज है ये 2025-26 से 2030-31 तक और अनदर 6 ईयर भी इसमें ऐड किए गए हैं 2031-32 से 2037-38 तक। और 1500 करोड़ रुपए का इसका टोटल खर्चा है DBT एंड WT के बीच में, ठीक है, जिसमें 1000 तो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है ये DBT और 500 करोड़ दे रहा है ये WT UK। तो ये एक टॉप टीयर साइंटिफिक टैलेंट को नर्चर करने संबंधित है हमारे देश में, जो बायोमेडिकल रिसर्च करते हो इस तरह के जो साइंटिस्ट हैं उनको आगे लाना, इस तरह की रिसर्च पर कार्य करना। व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले फॉर द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस? दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए वित्तीय परिव्यय कितना है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 11,440 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को अप्रूव कर दिया है। इस बार के बजट में इसे घोषित किया गया था। इस 6 साल तक के लिए चला जाएगा 2025-26 से 2030-31 तक। फाइनेंशियल आउटले इसकी होने वाली 11,440 करोड़ रुपए। ये इंडिया का भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है पल्सेस का, आप जानते ही होंगे। तो इसमें जो लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं पल्सेस की जिनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है उनको डेवलप किया जाएगा। पेस्ट रेजिडेंट क्लाइमेट रेजिलिएंट पर कार्य किया जाएगा। मल्टी लोकेशन ट्रायल्स किए जाएंगे और सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री
पोर्टल के थ्रू वर्क को ट्रैक किया जाएगा। 2030-31 तक मिशन का उद्देश्य ये है जो एरिया अंडर पल्सेस है, जहाँ पर पूरा एरिया जहाँ पर पल्सेस बोई जाती है पूरे देश भर में, 310 लाख हेक्टेयर्स का इस तरह का एरिया हमारे पास रहे। और मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट किया जाएगा यहाँ पर तूर, उड़द और मसूर का। विच इंटरनेशनल वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम October 4 to 10 ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 का थीम है लिविंग इन स्पेस। विच मास्कोट रिप्रेजेंट मैक्सिको इन फीफा वर्ल्ड कप 2026। फीफा विश्व कप 2026 में कौन सा शुभांकर मैक्सिको को दर्शाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर ऑप्शन बी है जायू द जगुआर। देखिए फीफा ने 3 ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप 2026 मास्कोट्स को जारी किया, यानी कि जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ना 2026 में, उसमें 3 शुभांकर रहने वाले हैं और ये तीनों ही जो होस्ट नेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैपल है एक तो शुभांकर, यानी कि मूज है, ये कनाडा को रिप्रेजेंट करेगा। जायू ये जगुआर है, मैक्सिको को रिप्रेजेंट करेगा। क्लच ये एक बार्ड ईगल है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही मैपल, जायू एंड क्लच। बाकी आपको बताते हैं 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ये 23rd फीफा वर्ल्ड कप होगा, 4 साल में एक बार होता है। मेंस सॉकर चैंपियनशिप है ये, और पहली बार 3 नेशंस इसको होस्ट कर रहे हैं। 48 टीम्स पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, अब तक 32 ही करती थी। 11 जुलाई से 19 जुलाई 2026 के बीच में खेला जाएगा। जॉर्डन और उज्बेकिस्तान वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे हैं, पहली बार उतरेंगे वर्ल्ड कप में। अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है, अपना तीसरा टाइटल इंजॉय था 2022 में। विच स्टेट लॉन्च द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। किस राज्य ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है हरियाणा। तो हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी पर। तो जो महिलाएं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है 2100 रुपये पर मंथ की, 1 नवंबर 2025 से शुरू होगी। जो महिला है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, 30 साल से ऊपर की हो, एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए और 60 साल मैक्सिमम एज है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट द फर्स्ट कोहोर्ट ऑफ द रैंप वुमेन एक्सटेंशन प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने रैंप महिला त्वरण कार्यक्रम का पहला समूह शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वी हब, इसने रैंप यानी कि रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस वुमेन एक्सीलरेशन प्रोग्राम का फर्स्ट कोहोर्ट लॉन्च किया है हैदराबाद में, यानी कि पहला दल, पहला समूह। वर्ल्ड बैंक असिस्टिव इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता कर रहा है और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का भी इसमें सपोर्ट प्राप्त है। तो पहला जो समूह है, पहला जो कोहोर्ट है, उसमें 45 वुमेन नेतृत्व वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं तेलंगाना के 3 डिस्ट्रिक्ट से, जिन्हें सिलेक्ट किया गया है 300 में से। 2 साल तक देखा गया कि कौन एलिजिबल है और मार्च 2027 तक इन एंटरप्राइजेस को कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेलरेशन सपोर्ट प्राप्त होगा ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, अपनी प्रेजेंस मार्केट में ला सके। विच सिंगापुर बेस्ड कंपनी साइंड एन एमओयू विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर ऑफशोर कोऑपरेशन। सिंगापुर स्थित किस कंपनी ने अपतटीय सहयोग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है सिट्रियम ऑफशोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सिंगापुर के सिट्रियम ऑफशोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट शिप बिल्डर है, शिप रिपेयर है, ऑफशोर सेक्टर में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। अंडर द एमओयू 2 कंपनीज विल कंबाइन देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। एसओटी की जो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है, जो सिंगापुर की कंपनी है, इसकी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है, इक्विपमेंट और ऑफशोर सॉल्यूशंस में इसकी स्पेशलाइजेशन है। वहीं कोचिन शिपयार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड टू सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए किस संगठन ने सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है NUCFDC। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने एमओयू साइन किया है सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ, ताकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफी तेजी से हो पाए।
The partnership aims to equip urban cooperative banks with secure and compliant digital infrastructure. Which two organizations signed a landmark MOU to strengthen India-Kuwait business ties? भारत कुवैत व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है आईसीसी एंड आईबीपीसी कुवैत। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत, इन्होंने एमओयू साइन किया है बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए भारत और कुवैत के बीच में। The MOU outlines a framework to deepen collaboration in areas such as trade promotion, investment facilitation, technology transfer, consultancy services, and organization of business delegations and events. Where was India's first central tissue bank inaugurated? भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। तो हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने कैशलेस दिल्ली डेंटल काउंसिल ऑफिस और इंडिया का फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक इनोग्रेट किया है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली में। तो दिल्ली डेंटल काउंसिल या फिर डीटीसी, तो जो भी डेंटिस्ट है एथिकल प्रैक्टिसेस जो करते हैं कैपिटल में हमारी, तो उनके रजिस्ट्रेशन को देखता है। तो ये फर्स्ट स्टेट डेंटल काउंसिल बनी है इंडिया में जिसने कैशलेस वी ऑफिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। सेंट्रल टिश्यू बैंक विल सप्लाई पेशेंट्स विद टिश्यू और बोन ग्राफ्ट्स, एलिमिनेटिंग द नीड टू परचेज सच मेटल फ्रॉम द मार्केट। Which Indian institute signed an MOU with the Asian Institute of Technology Thailand to expand cooperation in education and research? किस भारतीय संस्थान ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान थाईलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया है एजुकेशन, रिसर्च, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन बढ़ावा देने के लिए। इट प्रोवाइड्स फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस, joint research, dual degree programs, and the setting of center of excellence in key disciplines. Where has India's first maritime simulation center been inaugurated? भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है AMET यूनिवर्सिटी चेन्नई। तो इंडियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर को उद्घाटन किया है AMET यूनिवर्सिटी चेन्नई, तमिलनाडु में। और AMET मतलब एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो इसके द्वारा बनाया गया है। और AP मोलर मर्स, इन दोनों कोलैबोरेशन के बीच में इसको बनाया गया है। द मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर फीचर्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फुल मिशन सिमुलेटर फॉर टेक एंड इंजन ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड एडवांस ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी लैबोरेटरीज। What is India's current forest cover according to the Environmental Accounting on Forest 2025? वन पर पर्यावरण लेखांकन 2025 भारत का वर्तमान वन आवरण कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो इन्वायरमेंटल अकाउंट्स पब्लिकेशन है इसका 8th इशू रिलीज किया जिसका टाइटल इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। तो UN सिस्टम ऑन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क पर आधारित है, जो 2 साल में एक बार हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करते हैं, वहां से डाटा इसमें लिया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या फाइंडिंग्स है। फिजिकल एसेट अकाउंट की बात करें 2010-11 से 2021-22 के बीच में इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ा है, 17,414.61 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा है, और टोटल कितना हो गया है 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मेजर कंट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर में तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। एक्सटेंड अकाउंट देखें 2013 से 2023 के बीच है तो नेट इंक्रीज हुआ 3,356 स्क्वायर किलोमीटर का रिक्लासिफिकेशन और बाउंड्री एडजस्टमेंट के कारण। इसमें टॉप स्टेट्स कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड, उड़ीसा और झारखंड। कंडीशन अकाउंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम क्वालिटी पर ये फोकस कर रहा है, खासकर की जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, लिविंग ट्रीज बढ़ रहे हैं। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। सर्विस अकाउंट की बात करें 2 पार्ट है, पहला है प्रोविजनिंग सर्विसेज, इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज, इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड आसाम। व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर। तो वर्ल्ड टीचर्स डे की हम बात कर रहे हैं, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, एक नेशनल टीचर्स डे होता है। नेशनल टीचर्स डे यानी भारत में जो मनाते हैं 5 सितंबर को, यह है वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, 1994 से ही मनाते आ रहे हैं। और इस बार वर्ल्ड टीचर्स डे का जो थीम है वो है रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन।
वर्ल्ड टीचर्स डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ एंड एजुकेशन इंटरनेशनल के द्वारा। फ्रॉम विच सिटी डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द बीएसएनएल स्वदेशी 4G स्टैक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से बीएसएनएल स्वदेशी 4G स्टैक का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, झारसुगुड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल का स्वदेशी 4G स्टैक इनोग्रेट किया है झारसुगुड़ा उड़ीसा से। और इसी के साथ भारत कुछ गिनी चुनी देशों में शामिल हो गया है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट अपने आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड की सिल्वर जुबली के मौके पर पीएम ने 97,500 मोबाइल 4G टावर्स को भी कमीशन किया है, जिनमें 92,600 4G टेक्नोलॉजी साइट्स टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की हैं। तो ये जो स्वदेशी 4G स्टैक है, इसी के साथ भारत डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया, चाइना जैसे देशों में शामिल हो गया है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट अपने आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आर वेंकट रमनी। सीनियर एडवोकेट हैं आर वेंकट रमनी, इनको रीअपॉइंट किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2 साल के लिए। इनका जो प्रेजेंट टर्म है ये 30 सितंबर को एंड हो रहा था, अब इनको एक्सटेंशन दे दी गई है। ये गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ये गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट है ये आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। देश में किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। विच कंट्री वॉन द 2025 सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप? 2025 सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो 2025 सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप ये 10th एडिशन था इस चैंपियनशिप का और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ये टूर्नामेंट खेला गया है कोलंबो, श्रीलंका में। भारत ने अपना 7th टाइटल जीता है बांग्लादेश को हराकर पेनल्टी शूटआउट में। इंडियन एयरफोर्स एंड विच IIT हैव साइंड एन MOU फॉर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट? भारतीय वायुसेना और किस IIT ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, IIT रोपड़। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ ने, IIT रोपड़ पंजाब, इनने एक MOU साइन किया है। इंडिया की जो एयर पावर है, ठीक है, उसके लिए कुछ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसको पूरा करने के लिए, यानी कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है ताकि भारत की जो एयर पावर है, एयर पावर समझ रहे हो, जो एयरफोर्स है वो और इन्हेंस हो सके। तो IAF ने यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ महत्वपूर्ण फोकस एरियाज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से संबंधित आइडेंटिफाई किए हुए हैं, इंडिजिनस सॉल्यूशन से संबंधित किए हुए हैं, जिन पर IIT रोपड़ अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराएगी। विच डोमेस्टिक एयरलाइन लॉन्च्ड अ को-ब्रांडेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड विद SBI कार्ड? किस घरेलू एयरलाइन ने SBI कार्ड के साथ सह ब्रांडेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिगो। तो इंडिगो ने को ब्रांडेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है SBI कार्ड के साथ मिलकर। 2 वेरिएंट्स हैं, इंडिगो SBI कार्ड और इंडिगो SBI कार्ड एलिट। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर पिलग्रिम्स? तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला AI एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट AI इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया। और जो क्राउड मैनेजमेंट है टेम्पल में, जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है पिलग्रिम्स की, वो इम्प्रूव होगी। जो भी श्री वेंकटेश्वर टेम्पल आ रहे हैं पिलग्रिम्स, उन सभी के लिए डेली बेसिस पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा जो कि क्राउड डेंसिटी के बारे में बताएगा, किस तरह से डेंसिटी बढ़ रही है, क्राउड किस सीज़न में ज़्यादा तेज क्राउड आ रही है ना, काफ़ी मात्रा में आ रही है, उस हिसाब से सिक्योरिटी और लाइन वगैरह लगाई जाएगी। बाकी AI का यूज़ किया जाएगा जैसे प्रसाद बांटने में, इन सब में। विच इंडियन कंपनी एक्वायर्ड द इटालियन फर्म इंजिन्स इंजीनियरिंग? किस भारतीय कंपनी ने इतालवी फर्म इंजिन्स इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, TVS मोटर कंपनी। तो TVS मोटर कंपनी ने इटालियन ऑटोमोटिव डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग फर्म इंजिन्स इंजीनियरिंग को एक्वायर कर लिया है 5 मिलियन यूरोस में, और लगभग 50 करोड़
कंपनी विल एक्वायर 100% ओनरशिप ऑफ ई। तो टीवीएस मोटर कंपनी 100% ओनरशिप एक्वायर करेगी इस इंजन्स इंजीनियरिंग की। Which company signed an MOU with Bank of Baroda to support solar energy financing? किस कंपनी ने सोलर ऊर्जा वित्त पोषण समर्थन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने एमओयू साइन किया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ताकि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सके एमएसएमईज को, कमर्शियल इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को जो सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स अपने पास लगाना चाहता है, सोलर एनर्जी को यूज़ करना चाहता है, तो उनको लोन दिया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, मतलब सही रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। जो भी बोरोवर्स हैं जो सोलर इक्विपमेंट या प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं 10 मेगावाट कैपेसिटी के, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए इनसे लेंगे इक्विपमेंट, तो उन्हें देंगे लोन। Which country has been conferred upon the prestigious International Social Security Association Award for Outstanding Achievement in Social Security 2025? किस देश को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए सोशल सिक्योरिटी में जो भारत ने अचीव किया है 2025 में। और ये अवार्ड कुआलालंपुर मलेशिया में जो ISA वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम है उस दौरान मानसुख मांडविया द्वारा दिया गया है। नेशनल जूट बोर्ड, द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICAR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स हैव साइंड एन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट जूट कल्टीवेशन। राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड, ICAR केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान ने जूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है नागालैंड। देखिए एक 4 पार्टी MOU साइन किया गया है कोहिमा में, नागालैंड में, ताकि जूट और जो न्यू एज नेचुरल फाइबर कल्टीवेशन उसको प्रमोट किया जा सके। ये MOU साइन किया गया नेशनल जूट बोर्ड, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICAR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ नागालैंड गवर्नमेंट के बीच में। MOU 5 साल के लिए वैलिड है 2025-26 से 2030-31 तक का। तो जूट फार्मिंग को प्रमोट करना, एक्सपैंड करना है इस MOU का लक्ष्य है नागालैंड में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025? विश्व पर्यावास दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। वर्ल्ड हैबिटेट डे ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है। इस साल ये 6 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 2025 में वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। अच्छा, वर्ल्ड हैबिटेट डे के मौके पर UN हैबिटेट स्क्रोल ऑफ ऑनर अवार्ड भी दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम के द्वारा। 1989 में इसको लॉन्च किया गया था और ह्यूमन सेटलमेंट्स के फील्ड में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है ये। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसे UN हैबिटेट भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है UN हैबिटेट का हेडक्वार्टर्स का है नैरोबी केन्या। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनिमल डे 2025? विश्व पशु दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी है सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट। वर्ल्ड एनिमल डे ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम है सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट। 100th एनिवर्सरी इस डे की इस साल 2025 में 1925 में ऑर्गेनाइज किया गया था इसे हेनरी जिमरमैन द्वारा, जो कि जर्मन नॉवलिस्ट एंड कैंपेनर है। Which state recorded the highest number of crimes against STs in 2023? 2023 में किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए? राइट आंसर ऑप्शन ए है मणिपुर। देखिए क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 रिलीज की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। उसमें बताया गया जो क्राइम्स हुए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट, STs के अगेंस्ट 2023 में, उनमें 28.8% की वृद्धि देखने के लिए मिली। अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करें, 2023 से कंपेयर करें, तो STs के अगेंस्ट जो क्राइम हुए हैं उनकी संख्या 12,960 केसेज हैं जो रजिस्टर हुए हैं पूरे देश में। 2022 में 10,064 थे। मणिपुर, जहाँ की एथनिक वायलेंस चलता आ रहा है मई 2023 से ही, मैतेई और कुकीज़ो कम्युनिटीज़ के बीच में, ये वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है अगर हम STs के अगेंस्ट क्राइम्स की बात करें। 3,399 केसेस केवल मणिपुर में ही आए हैं STs के अगेंस्ट। मणिपुर दूसरे नंबर पर है। अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट क्राइम की बात करें तो यहाँ पर केवल 0.4% का इंक्रीज देखने को मिला है। टोटल 57,789 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं 2023 में। 2022 में 57,500
82 केस रजिस्टर किए गए थे। और एससी के अगेंस्ट हम क्राइम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 15,130 केसेस। ये भी बताया गया इसमें कि 4,48,211 केसेस विमेन के अगेंस्ट हुए हैं, जो क्राइम है वो महिलाओं के अगेंस्ट हुए हैं 2023 में। 0.7% इंक्रीज देखने को मिला है अगर 2022 से कंपेयर करें। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर किए गए हैं, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। अच्छा, अगर हम क्राइम्स में भी और आगे बढ़ें, कौन कौन से क्राइम्स महिलाओं के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा किए गए, तो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, जैसे दहेज उत्पीड़न, इस तरह के सबसे ज़्यादा ये हुए हैं महिलाओं के अगेंस्ट। फिर किडनैपिंग एंड अबडक्शन, फिर असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच और मोडेस्टी, फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये सब हुए हैं। क्राइम रेट की बात करें तो तेलंगाना सबसे नंबर पर है, ठीक है, तो 124.9 पर लाख फीमेल पॉपुलेशन यहाँ का क्राइम रेट है। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट इंसिडेंट्स हुए एसिड अटैक्स के। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नया सदस्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मालदीव्स। तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रिकमेंडेशन पर मालदीव्स को न्यूएस्ट मेंबर नियुक्त किया है IAEA का। इसी के साथ IAEA में सदस्यों की संख्या 181 हो गई है। IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स का वियना ऑस्ट्रिया में। Who has been recommended by the FSIB for the post of Managing Director of India Infrastructure Finance Company Limited? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक के पद के लिए FSIB द्वारा किसकी सिफारिश की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है रोहित ऋषि। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इन्होंने रोहित जोशी का नाम आगे किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए। फिलहाल ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और अब IIFCL के MD के तौर पर ये PR जयशंकर को सक्सीड कर रहे हैं। एक और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सुधांशु वत्स जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पिडलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस? भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ये है, राइट आंसर ऑप्शन बी है सरवीर पटेल। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा है, नाम तो सही है पर ए लिखा गया, ऑप्शन बी राइट है, सरवीर पटेल। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ने सरवीर पटेल जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जायडस लाइफ साइंसेज के, इन्हें नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, और इस पोजीशन पर ये टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन समीर मेहता को सक्सीड कर रहे हैं। हाउ मेनी यूरोपियन बैंक्स हैव जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंसोर्टियम फॉर लॉन्चिंग अ न्यू स्टेबल कॉइन? कितने यूरोपीय बैंकों ने एक साथ मिलकर एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च करने के लिए कंसोर्टियम बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 9। तो 9 यूरोपियन बैंक्स ने एक कंसोर्टियम बनाया है, एक डच कंपनी को स्टैब्लिश किया है ताकि एक यूरो डिनोमिनेटेड स्टेबल कॉइन को लॉन्च किया जा सके, जो कि यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करे। 2026 के सेकेंड हाफ में इसको लॉन्च किया जाएगा इस स्टेबल कॉइन को। इसका मकसद है जो US डॉलर डोमिनेटेड स्टेबल कॉइन्स है उसका अल्टरनेटिव तैयार करना, ताकि 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की जा सके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बढ़ाया जा सके, डिजिटल एसेट सेटलमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। अब इसमें 9 बैंक है, इसमें जैसे ING है, बैंक ऑफ सेला है, KBC है, और डेंसके बैंक है, डेका बैंक है, यूनिक्रेडिट है, SEB है, कैक्सा बैंक है, ये सभी बैंक है इसमें। तो US डॉलर बैक्ड डिजिटल एसेट्स जो डोमिनेट करता है फिलहाल, ठीक है, उसका असर कम करने के लिए अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा यूरोपियन यूनियन के 9 बैंक्स। Which Indian company has entered into a partnership with China's CARB Group for making next generation batteries? अगली पीढ़ी की बैटरी बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी ने चीन के कार्ब ग्रुप के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अशोक लेलैंड। कमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लेलैंड, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप साइन किया कार्ब ग्रुप के साथ, जो कि चाइना की एक कंपनी है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज बनाई जा सके। तो कार्ब ग्रुप के साथ पैक्ट के जरिए इंडियन ऑटो मेकर यानी कि अशोक लेलैंड 5,000 करोड़ रुपए अगले 7 से 10 सालों के बीच में इन्वेस्ट करेगा, ताकि नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज
मैन्युफैक्चर किया जा सके, डेवलप किया जा सके। वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन हेल्ड? भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कोची, केरल। इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन का 8th एडिशन कोची, केरल में हुआ है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के सपोर्ट के साथ। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। By how much has the Union Cabinet increased the dearness allowance and dearness relief for central government employees and pensioners? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितनी वृद्धि की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 3%। तो यूनियन कैबिनेट ने 3% हाइक दिया है डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स के लिए। और इस रिवीजन के साथ अब जो डीए है वो 55% से बढ़कर 58% हो गया है बेसिक पे का और पेंशन का। रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जा रहा है, यानी कि पिछली डेट से लागू किया जा रहा है 1 जुलाई 2025 से, उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। जब कोई चीज़ आप जो बीत गई है डेट वहाँ से लागू किया जाए, यानी कि जो एरियर्स हैं जुलाई का सितंबर के वो अक्टूबर की सैलरी के साथ ही क्रेडिट किए जाएंगे। हु लॉन्च द माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन? माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर मनसुख मांडविया। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। और इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब क्या क्या ऑफर कर रहा है? मोबाइल बेस्ड एक्सेस टू वेरीफाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वॉलंटियर्स, इंटर्नशिप्स, मेंटरशिप एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर वॉलंटियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेंटरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिजिटल बैचेस, सर्टिफिकेट्स, पर्सनलाइज प्रोफाइल्स यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर एम्पावरमेंट गाइडेंस आपको प्राप्त हो सकती है। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? किस बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने एक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन किया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, एलआईसी के साथ। बैंक एश्योरेंस आप समझते ही हैं कि जो बैंक है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी का जिसके साथ वो बैंक एश्योरेंस पैक्ट साइन करता है, उसकी जो पॉलिसी है, उसके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने ग्राहकों को ऑफर करता है जो बैंक है, बदले में बैंक को कमीशन मिलता है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? किस बीमा कंपनी ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अर्बन और रूरल इंडिया में इंश्योरेंस एक्सेस को एक्सपेंड करने के लिए। The collaboration will enable Equitas customers to purchase Tata AIG non-life insurance products through the bank's distribution network. तो वही बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनके प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईआईएफएल फाइनेंस के साथ एक को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है जिसके जरिए गोल्ड लोन्स ऑफर करेंगे दोनों मिलकर। विच फिनटेक फर्म हैज पार्टनर विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च अ टैप एंड पे फीचर? किस फिनटेक फर्म ने टैप एंड पे सुविधा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फोन पे। तो फिनटेक फर्म है फोन पे और मास्टर कार्ड, इन्होंने जॉइंटली एक फीचर इनेबल किया है कार होल्डर्स के लिए मास्टर कार्ड नेटवर्क पर, जिसके जरिए ये इन स्टोर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं टैप एंड पे के जरिए। मास्टर कार्ड होल्डर्स कैन नाउ टैप देयर NFC इनेबल्ड स्मार्टफोन्स एट पेमेंट टर्मिनल्स टू कंप्लीट परचेज। ठीक है, जो भी आपका स्मार्टफोन है ना, केवल उसको आप जैसे कोई टर्मिनल है जहाँ पे पेमेंट कर सके उस पर टैप करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद फ्री चार्ज टू लॉन्च क्रेडिट ऑन यूपीआई विद गोल्ड लोन्स? किस बैंक ने गोल्ड लोन के साथ यूपीआई पर क्रेडिट लॉन्च करने के लिए फ्री चार्ज के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज के साथ मिलकर क्रेडिट ऑन यूपीआई विद गोल्ड लोन्स, जो कि इंडिया का फर्स्ट गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन एक्सेसिबल है थ्रू यूपीआई, इसको लॉन्च किया है। यानी कि लोन्स अब आप प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्टली यूपीआई के जरिए। एक्सिस बैंक कस्टमर्स इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं सभी ब्रांचेस पर जो गोल्ड लोन्स देती हैं। ठीक है, और उन्हें ब्रांच भी विजिट करने की नीड नहीं है, विदाउट इवन द नीड टू विजिट द ब्रांच। यानी कि जितनी ब्रांचेस गोल्ड लोन देती हैं वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट केवल उतनी अमाउंट पर लगेगा जितना अमाउंट आप एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए की एक सैंक्शन लाइन दे दी गई कि आप इतना लोन ले सकते हैं,
ठीक है, अब आपने 50,000 रुपये निकाल लिए तो इंटरेस्ट केवल उस 50,000 रुपये आपसे वसूला जाएगा। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव? किस मंत्रालय ने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप एंड कोलैबोरेटिव एक्शन प्रोग्राम है। देखिए 72 मेंटर सिटीज ली गई हैं और 200 मेंटी सिटीज ली गई हैं। मेंटर तो हो गया जो सिखाएगा, मेंटी जिन्हें सिखाना है। तो जो हाल ही में रिसेंट परफॉर्मेंस देखी गई स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में, तो जो टॉप परफॉर्मिंग सिटीज रही हैं उन्हें तो मेंटर सिटी बताया गया है, और जो लो परफॉर्मिंग सिटी रही है उन्हें मेंटी सिटी बताया गया है। तो मेंटी सिटी क्या है, गाइडेंस प्राप्त करेंगी जो भी मेंटर सिटीज़ हैं, किस तरह से मेंटर सिटीज़ अच्छी रैंक प्राप्त कर पाए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में, उनसे सीख लेंगी। 100 डे का प्रोग्राम मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन projected India's economic growth at 6.5% for the current and next fiscal year? किस संगठन ने चालू और अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5% बताई है इस फिजिकल ईयर के लिए भी और नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए। तो अनचेंज्ड है। एडीबी ने अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में जुलाई में भी यही बताया था, 6.5% ही बताया और अब भी यही रखा है। What is the amount of the monetary penalty imposed on American Express Banking Corporation? आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? राइट आंसर ऑप्शन डी है 31.80 लाख रुपीस। तो आरबीआई ने 31.80 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर, क्योंकि उन्होंने आरबीआई की जो बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2022 है इनका कंप्लायंस नहीं किया, इनका अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 4.20 लाख रुपए की मॉनिटरी पेन लगाई है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर भी, इन्होंने आरबीआई नोवेल कस्टमर डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स? 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 6। देखिए 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये न्यू दिल्ली में संपन्न हुई है। भारत होस्ट रहा है। भारत ने इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 10वां स्थान प्राप्त किया है। 22 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब तक का ये भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस है अगर हम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स की बात करें। हालांकि स्थान हमारा 10वां है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने इस बार जीते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट की अगर हम बात करें भारत की ओर से, सुमित एंटिल ने जीता है, संदीप सिंह सरकार, शैलेश कुमार, रिंकू हुडा, निशात कुमार, सिमरन शर्मा। ब्राजील इस मेडल टैली में टॉप पर रहा है, 44 मेडल जीते, इसमें 15 गोल्ड मेडल्स हैं। हु वॉन द विमेंस सिंगल्स टाइटल एट द एल इन मास्टर्स 2025? एल इन मास्टर्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है श्रेयांशी वालीसेट्टी। देखिए कोई भी एग्जाम हो, स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स है उनका वेटेज अब धीरे धीरे हर एग्जाम में बढ़ रहा है, पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन शटलर्स यानी कि बैडमिंटन प्लेयर्स ने विमेंस सिंगल्स टाइटल भी जीत लिया है और मेंस डबल टाइटल भी जीत लिया है एल इन मास्टर्स 2025 में, जो कि खलीफा बिन जायद स्टेडियम अबू धाबी यूएई में हुआ है। मेंस डबल्स की बात करें तो भारत की जोड़ी हरिहरन अमसा करुणन और अर्जुन मदथिल रामचंद्रन, इन्होंने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराया है। वहीं अगर हम सिंगल्स टाइटल की बात करें, विमेन सिंगल्स टाइटल की, तो श्रेयांशी वालीसेट्टी ने जीता है, इन्होंने तस्नीम को हराया भारत की। Who won the 2025-26 ईरानी कप टाइटल? 2025-26 ईरानी कप का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है विदर्भ। 2025-26 ईरानी कप ये 62वां एडिशन था ईरानी कप का। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है जो भारत में होता है, बीसीसीआई द्वारा कराया जाता है। केवल एक ही मैच था इसमें विदर्भ के बीच में। विदर्भ 2024-25 रणजी ट्रॉफी विनर है और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच में खेला गया। विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच में खेला गया 1 से 5 अक्टूबर के बीच में नागपुर में। विदर्भ ने टाइटल जीत लिया है अपना, ये रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा दिया इन्होंने 93 रन से। विदर्भ ने अब तक 3 ईरानी कप गेम्स जीते हैं और तीनों में ही इसने विजय हासिल की है। इन विच वेट कैटेगरी डिड मीराबाई चानू वॉन सिल्वर मेडल एट द 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स? मीराबाई चानू ने 2025 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है 48 kg।
इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है 48 केजी डिवीजन में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि फोर्डे नॉर्वे में हुआ है। टोटल लिफ्ट जो इन्होंने किया है, टोटल वजन 199 केजी का उठाया है। इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है क्लीन एंड जर्क में 115 केजी के साथ, टोटल लिफ्ट 199 केजी के साथ। इनका थर्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल रहा है। नॉर्थ कोरिया के वेट लिफ्टर री सोंगुम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस इवेंट में। वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, विश्व कपास दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अक्टूबर 7। तो वर्ल्ड कॉटन डे ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड कॉटन डे 2025 का थीम रहा है द फैब्रिक ऑफ अवर लाइफ्स। वर्ल्ड कॉटन डे का जो इनिशिएटिव है 2019 में लिया गया था, जब 4 कॉटन प्रोड्यूसर्स जो सब सहारन अफ्रीकन में है, बेनिन, बुर्किना फासो, चैड एंड माली, 4 कंट्रीज हैं ये। इन्होंने ये टॉप 4 कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं ये सब सहारन अफ्रीका में। इन्होंने इनिशिएटिव लिया था ये, इसलिए इन्हें कॉटन फोर्स भी बोला जाता है। According to the NCRB data for 2023, which city has been ranked as the safest city in India? NCRB के 2023 के आंकड़े के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है कोलकाता। देखिए, बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, 2023 का जो डेटा इनके पास है, इन्होंने बताया कि कोलकाता फिर से सेफेस्ट सिटी बनी है भारत में लगातार चौथे साल। लोवेस्ट रेट है यहाँ पर कॉग्निजेबल क्राइम्स का और 83.9 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर लाख पॉपुलेशन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि लोवेस्ट हैं अमंग 19 इंडियन सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है। अगर हम टॉप 5 अनसेफ सिटीज़ की बात करें तो कोच्चि पहले नंबर पर है, फिर दिल्ली, फिर सूरत, फिर जयपुर, फिर पटना। Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Union Bank of India? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आशीष पांडे। गवर्नमेंट ने आशीष पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। कल्याण कुमार को नियुक्त किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ 3 साल के पीरियड के लिए। अगर हम फिलहाल बात करें तो आशीष पांडे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और कल्याण कुमार ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब नेशनल बैंक में। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट है, इन्हें कार्यकाल विस्तार दे दिया है कर्नाटक बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पर। 1 मंथ का विस्तार मिला इन्हें 16 अक्टूबर से आगे 1 मंथ का। विच कंपनी साइंड अ जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ द नीदरलैंड्स टू ट्रांजिशन इट्स इमोइदीन स्टील प्लांट टू लो कार्बन प्रोडक्शन प्लांट? किस कंपनी ने अपने इस्मुद्दीन स्टील प्लांट को कम कार्बन उत्पादन संयंत्र में बदलने के लिए नीदरलैंड सरकार के साथ एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है टाटा स्टील। टाटा स्टील नीदरलैंड ने एक नॉन बाइंडिंग जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है डच गवर्नमेंट के साथ और नॉर्थ हॉलैंड प्रोविंस के साथ, ताकि इसका जो टाटा का जो इज़ुमिद्दीन स्टील प्लांट है इसको लो कार्बन प्रोडक्शन प्लांट में बदला जा सके। तो डच गवर्नमेंट ने इसके लिए 2 बिलियन यूरो की फंडिंग अप्रूव की है इस डिकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि 0.3 यूरो बिलियन यू इनोवेशन फंड से दिया जाएगा, बाकी टाटा स्टील द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। What interest rate is offered under the सुकन्या समृद्धि योजना for third quarter of financial year 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर कितने प्रतिशत है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8.2%। देखिए, बात कर रहे हैं हम स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की, तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट है थर्ड क्वार्टर के लिए इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के थर्ड क्वार्टर के लिए, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, तो ये अनचेंज रखी हैं प्रीवियस क्वार्टर से। जो सेकंड क्वार्टर में रेट थे इंटरेस्ट रेट, वही इस क्वार्टर में रहने वाले हैं थर्ड क्वार्टर में। ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा है अपने नोटिफिकेशन में। देख लेते हैं कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जिसे बोलते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 7.1% है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में 8.2% है। 3 ईयर टर्म डिपॉजिट स्कीम में 7.1% है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम में 4% है। किसान विकास पत्र में 7.5% है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें 7.7% है। मंथली इनकम स्कीम में 7.4% है। गवर्नमेंट जो है इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टर में नोटिफाई करती रहती है। इनको पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक द्वारा मैनेज किया जाता है
अच्छा, इनमें देखेंगे आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसमें मिल रहा है, सुकन्या समृद्धि स्कीम 8.2%। तो ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। हु साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद आईरो फॉर अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए आईरो के साथ किसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर ऑप्शन बी है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने 47 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोची बेस्ड स्टार्टअप आईरो के साथ, ताकि अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स की सप्लाई की जा सके। जो ये अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, ये रोबोटिक मशीन्स होती हैं जिसके जरिए अंडर वाटर एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। क्योंकि जो कन्वेंशनल टूल्स हैं जैसे कैमराज या फील्ड लाइट्स, यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाती हैं, इतनी कैपेसिटी इनकी नहीं रहती है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च द न्यू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स का ए टू जेड। किस कंपनी ने नया एकीकृत भुगतान इंटरफेस पेमेंट्स का ए टू जेड लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है अमेजॉन पे। तो अमेजॉन पे ने एक नया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है पेमेंट्स का ए टू जेड। कई सारे मल्टीपल पेमेंट्स मोड जैसे यूपीआई है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स हैं, अमेजॉन पे बैलेंस है, अमेजॉन पे लेटर है, इन सभी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि पेमेंट्स, बिल मैनेजमेंट, ठीक है, रिवॉर्ड्स, इन सब की अपडेट एक ही जगह पर मिल सके। The upgraded interface includes a unified dashboard for bills, subscriptions and insurance payments with features such as auto pay and reminder। तो सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, एक ही डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। केवल एक ही जगह से आप अपने सभी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, बार बार आपको ऐप्स के बीच में स्विच करने की नीड नहीं है। What is the name of Fatak Pay's subsidiary that received IRDI approval for composite corporate agent license? फाटक पे की सहायक कंपनी का नाम क्या है जिसे समग्र कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस के लिए आईआरडीआई की मंजूरी मिली है। राइट आंसर ऑप्शन बी है फाटक इंश्योर, माफ कीजिएगा, फाटक सिक्योर। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर ना, ये गलती से बी लिखा गया है, ऑप्शन सी फाटक सिक्योर। फाटक सिक्योर जो कि सब्सिडरी है फाटक पे की, इन्होंने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीआई से अप्रूवल प्राप्त कर ली है कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस की। ठीक है, तो अब ये ऑथराइज हैं मोटर हेल्थ एक्सीडेंट लाइफ कॉर्पोरेट कंज्यूमर इंश्योरेंस, ये अब ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन स्कीम। किस संगठन ने उद्योग संघों का विकास योजना शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन सी है सिडबी। तो सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन स्कीम को लॉन्च किया है एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये इनिशिएटिव इनोग्रेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू के द्वारा। तो इसमें एक नया इंडस्ट्री एसोसिएशन पोर्टल है कोलेबोरेशन के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए, ताकि एमएसएमई क्लस्टर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, फंडिंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स उनके साथ शेयर किए जा सके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेबी चेक टूल। सेबी चेक टूल का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी है टू वेरीफाई बैंक अकाउंट एंड यूपीआई आईडी डिटेल्स ऑफ इंटरमीडियरीज। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दो नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला है वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स, दूसरा है सेबी चेक। ठीक है, सेबी चेक तो किस लिए है ये, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पेमेंट सिक्योरिटी को इनहेंस किया जा सके, जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस होती हैं उनको ख़त्म किया जा सके। पहले बात करें अगर हम वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स की, तो एनपीसीआई ने एक अलग हैंडल बनाए हैं इनके लिए, जैसे सफिक्स जिन्हें हम बोलते हैं, ब्रोकर्स के लिए .pr के, म्यूचुअल फंड्स के लिए .mf। बात करें सेबी चेक की, तो एक वेरिफिकेशन टूल है जिससे इन्वेस्टर्स कंफर्म कर सकता है बैंक अकाउंट डिटेल्स, यूपीआई आईडीज जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी। वेरिफिकेशन कैन बी डन यूजिंग अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड्स और द वैलिड यूपीआई आईडी थ्रू द सेबी चेक प्लेटफॉर्म और द सारथी मोबाइल ऐप। Which bank has partnered with Vegofin Digital Solutions for payment aggregator business? किस बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय के लिए वेगोफिन डिजिटल सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन डी है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने वेगोफिन डिजिटल सॉल्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल बैंकिंग के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। द कोलैबोरेशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक्स digital transformation journey, introducing banking as a payment aggregator to empower MSMEs, startups, enterprises with cutting-edge financial solutions. How many aspirational agriculture districts have been announced by the central government under Prime Minister धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने आकांक्षी कृषि जिलों की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन सी है 100।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के तहत डेवलप किए जाएंगे 29 स्टेट्स एंड यूटीज में। और सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 12। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है ना, इस तरह से एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होंगे इस तरह के एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट 12। ऑपरेशन गाइडलाइंस भी लॉन्च किए इस स्कीम के लिए और 100 सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स जो कि ज़्यादातर जॉइंट सेक्रेटरीज हैं उन्हें भी अपॉइंट किया है इस स्कीम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। तो ये जो 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको 3 फैक्टर्स पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी और बिलो एवरेज एक्सेस टू क्रेडिट। पंडित छन्नूलाल मिश्रा who passed away recently was primarily associated with which style of music? पंडित छन्नूलाल मिश्रा जिनका हाल में निधन हो गया मुख्य रूप से किस संगीत शैली से जुड़े थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। तो हिंदुस्तान म्यूजिक टाइटन पद्म विभूषण सिंगर पंडित छन्नूलाल मिश्रा वाराणसी से थे, इनका निधन हो गया है। और ऑब्ituaries देख लेते हैं। जाने माने जर्नलिस्ट TJS जॉर्ज जो कि फाउंडिंग एडिटर थे एशिया वीक मैगजीन के, इंडियन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में भी काम किया इन्होंने, इनका भी निधन हो गया है। वेटरन एक्ट्रेस संध्या संतराम, इनका भी निधन हो गया है। वेटरन फ्रीडम फाइटर एंड गांधी शोषित चीजी पारेख, इनका भी निधन हो गया 100 की एज में। Perpetual debt raised overseas can now be included in bank's capital up to what percentage of risk-weighted assets? विदेशों में जुटाए गए सतत ऋण को अब जोखिम भारित परिसंपत्तियों कितने प्रतिशत तक बैंकों की पूंजी में शामिल किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1.5%। देखिए इंग्लिश में तो क्वेश्चन एक बारी को समझ में आ भी जाता है, पर हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं ना तो काफी टफ बन जाती है लैंग्वेज। खैर मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन का क्या मतलब है। देखिए परपेचुअल डेट का पहले मतलब समझ लीजिए। परपेचुअल डेट लिखा है ना, इसका मतलब होता है बैंक ने मान लीजिए ऐसा लोन लिया है या ऐसे बॉन्ड लिए हैं जिनमें कोई फिक्स डेट नहीं है कि आपको इतने टाइम पर लौटाना है। ठीक है, इस तरह के लोन्स बैंक ने लिए हुए हैं जिनकी कोई फिक्स डेट नहीं है। आपको प्रिंसिपल कब लौटाना है इसकी कोई सीमा नहीं है, आप लौटाते रहिए। हालांकि आप इंटरेस्ट भरते रहेंगे रेगुलरली, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल आप कब लौटाएंगे इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। तो एक तरह से बैंक के असेट ही माने जाते हैं क्योंकि कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आप कब उसको लौटाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से एसेट ही माने जाएंगे। तो इसी संबंधित है, परचुअल डेट से संबंधित है आरबीआई का नोटिफिकेशन। पहले हम आगे देख लेते हैं। परचुअल डेट की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए कि क्या चेंज हुआ है। देखिए एक होता है रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब होता है हर बैंक का रिस्क वेटेड एसेट कितना होता है ये डिसाइड करता है किस तरह का लोन वो किसे दे रहा है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने पैसा उठाया है बैंक से, तो 100% सिक्योर है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट के पास जीरो रिस्क है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ उठाया है तो जीरो रिस्क है। ठीक है, तो जीरो ही उसका रिस्क वेट एसेट्स होंगे बैंक के। मान लीजिए अब किसी ने होम लोन के लिए पैसा उठाया, फिर पर्सनल लोन के लिए पैसा उठाया, अब बैंक कहता है कि ये तो यहाँ पर 100% रिस्क हो सकता है, इसमें वापस आएगा नहीं आएगा। तो 100 करोड़ उठाया है, ठीक है, और रिस्क भी उसमें 100% का है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो भी 100% रहने वाला है। या आप कहें कि 100 करोड़ ही है उसका जो रिस्क वेटेड एसेट्स है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क है। तो अब आप कोई जो बैंक है वो विदेश से परचुअल डेट उठाना चाहता है, विदेश से लेना चाहता है, ओवरसीज से परचुअल डेट, यानी कि ऐसा डेट जिस पर कोई भी सीमा ना हो कि कब तक वापस लौटाना है। अब देखिए अर्लियर पहले आरबीआई का कहना ये था कि इस तरह का डेट जो आपका रिस्क वेटेड एसेट्स है ना किसी बैंक का, उसके 0.75% से भी कम होना चाहिए। यानी कि जो आपका 1.5% जो आपका रिस्क वेटेड एसेट्स है उसके भी आधे से कम होना चाहिए, यानी कि 0.75% तक होना चाहिए। आई बात समझे। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि आप 1.5% पूरा का पूरा उठा सकते हैं अपने रिस्क वेटेड एसेट का। 1.5% आप वर्चुअल डेट ओवरसीज से उठा सकते हैं, ये इसका मतलब है। आई होप आप समझ गए होंगे। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।